हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं प्रज्ञा गुप्ता एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपकी अपनी पुस्तक मंजरी का पाठ 9 मेघ बजे फूले कदम्ब, जो कि वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी ने लिखा है। इस पाठ के प्रश्न और उत्तर लेकर आपने अपना इसके पहले कविता का भावार्थ जाना, कवि परिचय जाना, तो अब आप आ गए हैं प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में। कड़ी को बढ़ाते हैं आगे, जानते हैं प्रश्न और उत्तर। कुछ करने को, यहाँ पर देखिएगा आपको एक चित्र दिख रहा है मेरे पीछे, आपको यहाँ देखिए एक चित्र नजर आ रहा है। तो पहले तो आप इस चित्र को देखिए जरा ध्यान से और बताइए कि वर्षा ऋतु में, यानी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किस ऋतु की? वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु में गांव में रहने वाले लोगों के समक्ष यानी सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और उनके निदान के लिए, निदान यानी उपाय, उनके क्या उपचार कर सकते हैं हम, उसके लिए क्या तरीके ढूंढ सकते हैं कि उनको वो समस्याएं ना हो। तो उनके निदान के लिए क्या क्या उपाय आप ढूंढ सकते हैं, क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं, वर्षा ऋतु के दिनों में वैसे तो बिना चित्र देखे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका अक्सर गांवों में सामना करना पड़ता है। शहरों में भी समस्याएं होती हैं, लेकिन वो समस्याएं थोड़ी अलग प्रकार की होती हैं। लेकिन गांवों में जो समस्याएं वो काफ़ी कॉमन सी हैं और आप और मुझे दोनों को पता भी हैं। तो चलिए इस पर करते हैं एक चर्चा। वर्षा के दिनों में, जब वर्षा ऋतु होती है, तो वर्षा ऋतु के दिनों में अक्सर गांव के लोगों को जो समस्याएं आती हैं उसमें सबसे पहली है सड़कों पर कच्ची सड़कें, क्योंकि गांव में सड़कें आज भी कच्ची होती हैं। तो कच्ची सड़कें होने के कारण उनमें पानी भर जाता है, और पानी भरने के कारण दो समस्याएं फिर उत्पन्न होती हैं। एक तो रास्ता नजर नहीं आता, कई जो आसपास के गाँव में, आसपास की जगहों में उनके जाने माने आवागमन के जो रास्ते हैं वो बारिश के कारण हो जाते हैं बंद, नदियों में बाढ़ आ जाती है। तो इस तरीके की समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। साथ ही साथ है जो गांव के लोग हैं वहां पर ईंधन की समस्या होती है। देखिए शहरों में तो लोग गैस पर खाना बनाते हैं, कुकिंग गैस होती है उनके पास, लेकिन जो गांव में आज भी चूल्हा जलाया करते हैं वो लोग, तो चूल्हा जलाने के लिए उनको लकड़ी, उपले यानी कि कंडे जो गाय के गोबर से बनते हैं, तो लकड़ी और उपले यानी कि कंडे आदि की उनको ज़रूरत पड़ती है। अब बारिश के दिनों में कई बार उतना सही रखरखाव ना होने के कारण ये सारी चीज़ें हो जाती हैं गीली, और जो लोग डेली अपने जंगल में जाकर, रोज़ाना जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाते हैं और फिर वो भोजन बनाने का काम करते हैं, तो उधर भी क्या होता है, जंगलों में भी लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं। तो जो गीली लकड़ी होती है उसको जलाना होता है बेहद मुश्किल। तो गीली लकड़ी, उपले आदि के कारण, गीले होने के कारण सूखे ईंधन की समस्या बढ़ जाती है। यानी अब आग किस में लगेगी? सूखी लकड़ियों में अच्छे से लगती है। तो ये एक समस्या उनके सामने प्रमुख रूप से आ जाती है। एक तो आवागमन की, सड़कों पर पानी भरने के कारण, और दूसरा सूखा ईंधन उनको नहीं मिल पाता। तो ये बहुत सामान्य सी समस्याएं हैं। इनमें आप और समस्याओं को भी जोड़ सकते हैं अपने विचारानुसार जो आपको महसूस होती हैं। अगर आप खुद भी ऐसे किसी जगह से बिलोंग करते हैं, ऐसी किसी जगह में रहते हैं जहाँ पर आप इससे अधिक समस्याओं का भी सामना कर रहे हैं, तो आप उनका भी वर्णन यहाँ पर कर सकते हैं, उसको भी यहाँ अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप इतना भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ इसको कुछ बढ़ा भी सकते हैं। फिर है सड़कों की। अब यहाँ पर पूछा गया था क्या समस्याएं होती हैं। फिर दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि क्या आप उपाय ढूंढ सकते हैं, क्या निदान की इन चीज़ों को दूर करने की, समस्याओं को दूर करने के लिए क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं कि सड़कों की मरम्मत कराकर, यानी जो कच्ची सड़कें हैं उनको ठीक कराया जा सकता है। साथ ही साथ जो नालियाँ हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है किसी जगह पर, नालियों का जो तरीका होता है उसको हम पक्का कर सकते हैं। साथ ही साथ गहरी बनाकर जो गंदा पानी है उसकी निकासी की अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। निकास यानी पानी का बाहर निकलना, तो बाहर निकलने की उसकी निकासी की व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं, जिससे कि कीचड़ से बचा जा सकता है। जैसे वर्षा का पानी आया, कहीं स्थान पर भरने की कोई स्थान नहीं था, नालियों के द्वारा वो यहाँ वहाँ बह गया, तो किसी एक स्थान पर पानी भरना या सड़कों पर पानी भरना, इस तरीके की समस्याओं का सामना करने से बचा जा सकता है। ठीक ऐसे ही शहरों में अगर आपने देखा हो तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, नाली जो
सड़कें होती हैं उसकी दोनों तरफ नालियाँ होती हैं, वो ढकी हुई होती हैं, इसलिए शायद आपकी कभी नज़र ना गई हो। तो उनके कारण, ड्रेनेज सिस्टम होने के कारण शहरों से प्रॉपर पानी निकल जाता है, इसलिए ये समस्या का सामना शहरों में नहीं होता। गाँव में वर्षा के दिनों में एलपीजी गैस का प्रयोग करके, हमने अभी देखा कि सूखे ईंधन की उनको समस्या होती है, लकड़ियाँ भीग जाती हैं, कंडे भीग जाते हैं, जिसके कारण उनको भोजन आदि बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो उनको एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस होती है, जो आपके घरों में यूज़ होती है, सिलेंडर गैस जिसे आप कहते हो ना, वो उसका प्रयोग करके इस ईंधन की समस्या से भी वो बच सकते हैं, यानी वो इस समस्या से भी उसका निदान पा सकते हैं, यानी एलपीजी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर कि किस प्रकार हम सड़कों की मरम्मत करा सकते हैं, नालियों की व्यवस्था करा सकते हैं, नालियों का गहरीकरण करके नालियों की जो प्रॉपर निकासी है पानी की उसको सही करा सकते हैं, साथ ही साथ एलपीजी गैस का प्रयोग हम कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये बताए हमने इनको 2 निदान यानी कि 2 उपाय। आगे बढ़ते हैं। आपने कविता में पढ़ा धिन धिन धा, धमक धमक मेघ बजे। यह तबले का एक बोल है, ये मेरी आवाज नहीं है, ये तबले का एक बोल है। तबला एक वाद्य यंत्र होता है, जब उस पर ताल दी जाती है तो इस प्रकार का स्वर बाहर आता है। इसी तरह कुछ अन्य वाद्य यंत्र यानी म्यूजिक सिस्टम, जो आप इंस्ट्रूमेंट आपने देखे होंगे, आपने विद्यालय में आपने जो संगीत विभाग होगा वहाँ देखे होंगे, अगर आपने किसी संगीत कक्षा में या किसी संगीत के किसी प्रोग्राम में गए हैं, किसी कॉन्सर्ट में गए हैं आप, तो आपने देखे होंगे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। किसी म्यूज़िक रूम की रिकॉर्डिंग में, आप म्यूज़िक में रिकॉर्डिंग में अगर आप गए हैं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे एक से एक बहुत सारे अलग अलग नामों के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। जो बॉलीवुड के आप सुरीले गाने, भजन आदि आप सुनते हैं, उसमें भी एक साथ कई वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, तब जाके वो इतने कर्णप्रिय बनते हैं और आपको पसंद आते हैं। तो बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं, तो वाद्य यंत्रों के बोल भी होते हैं। अब यहाँ है वाद्य यंत्रों के साथ साथ उनमें से कैसा स्वर बाहर आता है, ठीक है। तो पता लगाएं कि ढोल बजता है तब क्या स्वर बाहर आता है, सितार बजता है तो क्या स्वर बाहर आता है, बांसुरी बजती है तब कैसा स्वर आता है, हारमोनियम आदि के बोल कैसे कैसे होते हैं, यानी जब वो बजती है, उन पर थाप पड़ती है, तब वो कैसा स्वर बाहर निकालते हैं, ये आपको लिखना है। तो जब ढोल बजता है तो मेरे अनुसार वो ढम ढम की आवाज करता है। सितार बजता है तो वो तार पे बजता है, वो तो टिंग टिंग की आवाज करता है। बांसुरी जब बजती है तो वो पीऊ पीऊ की आवाज करती है। हारमोनियम से तो सारे गामा की सुरीली सरगम ही बाहर आती है। तो इस प्रकार आप ढोल, सितार, बांसुरी, हारमोनियम आदि से निकलने वाले बोल का वर्णन यहाँ पर कर सकते हैं। विचार और कल्पना, निम्नांकित कविता को ध्यान से पढ़िए। देखिए, जब लिखा है ध्यान से पढ़िए, मतलब कोई ना कोई छोटी छोटी बातें यहाँ पर पूछी जाने वाली हैं, तो ध्यान से जरूर पढ़िए। बिजली चमकी कड़ कड़ कड़, पानी बादल गरजा गड़ गड़ गड़, पानी बरसा तड़ तड़ तड़, नानी बोली पढ़ पढ़ पढ़। यह कविता आपके ही एक साथी के द्वारा लिखी गई है, आपके ही एक साथी के द्वारा। आप भी कविता लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। इतनी कविताएं पढ़कर हमें कवि बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी कविता लिखना एक बहुत आसान काम है और एक बहुत इंटरेस्टिंग काम है, जिसके तरीके मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। नीचे लिखे शब्दों की मदद से एक ऐसी ही कविता की रचना कीजिए। लीजिए, काम चाहते ही काम मिल गया। तो यहाँ पर आपको कुछ दिए हैं शब्द, आपको बनाना है इनसे एक प्यारी सी कविता। धमक, चमक, दमक और महक, बिना मात्राओं के सहज और प्यारे से शब्द हैं, इनसे बनानी है आपको एक कविता। चलिए देखते हैं आपके लिए हमने क्या रचा है। बादल आया धमक धमक, बिजली चमकी चमक चमक, धरा रही है दमक दमक, और खिल गए फूल सब महक महक। ये एक साधारण सी कविता है और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी कविता लिख सकते हैं, क्योंकि इतनी कविताएं पढ़ पढ़ के आप लोग भी किसी कवि से कम तो होंगे नहीं। तो बढ़िया सी एक कविता बनाइए और मुझे सुनाना मत भूलिएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर किसी दिन जब हमारी लाइव क्लास होगी तब उस दिन आप अपनी कविता मुझे ज़रूर सुनाएं, और इस बात को याद रखें कि मुझे आपसे कविता ज़रूर सुननी है।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बताइए प्रश्न 2 के अंतर्गत निम्नांकित ऋतुओं में, ऋतु यानी कि सीजन, मौसम जिसे आप कहते हो, सीजन्स, ऋतुओं में आप अपने आसपास क्या क्या परिवर्तन देखते हैं। हर ऋतु में, हर मौसम में आपने अपने आसपास बहुत सारे परिवर्तन देखे होंगे, ऋतु परिवर्तन भी आपने देखा होगा। तो यहाँ हमें लिखना है का, ख और गा के अंतर्गत कि बरसात में आप अपने घर के आसपास क्या परिवर्तन देखते हैं, ऋतुओं में इनमें क्या चेंजेस आते हैं। जाड़ा यानी कि ठंड में आप क्या परिवर्तन देखते हैं। गर्मी का मौसम तो अभी चल ही रहा है, गर्मियों के मौसम में आप क्या देखते हैं। इस प्रकार आप इन मौसम में होने वाले जो परिवर्तन हैं, बदलाव हैं, उनके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। उत्तर के रूप में हम यहाँ लिख सकते हैं बरसात में क्या परिवर्तन देखते हैं। तो सबसे पहले तो बरसात में चारों ओर काफी कीचड़ फैल जाता है, बारिश होने के कारण जो धूल है, मिट्टी है, वो कीचड़ का रूप ले लेती है। कीड़े मकोड़ों में वृद्धि हो जाती है। बारिश के दौरान आपने देखा होगा शाम को जैसे ही आप अपने घर की लाइट ऑन करते होंगे, काफ़ी सारे कीड़े बल्ब के आसपास दिखाई देने लगते होंगे, जो कि बहुत असुविधा भी उत्पन्न करते हैं। कई बार उनसे अजीबोगरीब सी स्मेल आती है। तो कीड़े मकोड़ों में वृद्धि हो जाती है। साथ ही साथ चारों ओर हरियाली छा जाती है। देखिए, हर एक चीज का एक होता है पॉजिटिव पॉइंट, एक होता है निगेटिव पॉइंट। तो ये दो चीजें थोड़ा इरिटेट करती हैं, जैसे कि कीचड़ और जैसे कीड़े मकोड़े। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि बरसात का मौसम अत्यंत सुहावना मौसम भी होता है, और ये चारों ओर क्या लेकर आ जाता है, हरियाली लेकर आ जाता है। जाड़े में यानी कि सर्दियों के दौरान, ठंड का जो मौसम होता है, उसमें क्या आप बदलाव देखते हैं। तो सबसे पहले तो जाड़े के दिनों में लोग स्वेटर, जर्सी आदि ऊनी कपड़े पहनने लगते हैं। ठंड से बचाव के सारे मोटे मोटे ऊनी वस्त्र पहनने लगते हैं। पानी बहुत ठंडा हो जाता है। जो गर्मियों में अच्छा लगने वाला पानी है, वो इस समय हमें चुभने लगता है। हम पानी में उंगली भी नहीं डालना चाहते अपनी, है ना। रातें बड़ी हो जाती हैं और दिन जो हैं वो छोटे हो जाते हैं। दिन की अपेक्षा रातें जो होती हैं अपेक्षाकृत वो कुछ ज़्यादा ठंडी होती हैं। जो ठंड होती है वो रात के वक्त कुछ ज़्यादा लगती है। दिन में एक तो ठंडा लगने का कारण क्या हो सकता है, सूर्य की रोशनी होती है, प्रकाश होता है, उस कारण भी थोड़ा सा मौसम में जो है गर्माहट रहती है। और रातों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो आप एक दो रज़ाई कंबल सब में ओढ़कर छुप जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अंतर आता है, आपको स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप सुबह सुबह मम्मी से बोलते होगे ना, नहीं 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 मुझे ठंड लग रही है, मुझे स्कूल नहीं जाना। तो एक सबसे मेन अंतर तो ये भी आता है। अब है गर्मियों में। तो गर्मी के मौसम में सबसे पहली बात तो यहाँ होनी चाहिए कि छुट्टियाँ हो जाती हैं। और गर्मी का मौसम आपका बड़ा प्रिय मौसम होता है, क्योंकि आपको नानी के घर जाने को मिलता है। नानी या दादी या अपने परिवारजनों के घर आप जाते हैं, या फिर वो आपके घर जाते हैं, तो जो दिन है वो बड़े मज़े में बीतते हैं। तो गर्मी के मौसम में पहनावे की अगर हम बात करें तो लोग सूती तथा हल्के वस्त्र पहनते हैं। गर्मियों में आपने देखा होगा कॉटन के कपड़े सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं पहनना। साथ ही साथ हल्के वस्त्र यानी जो लाइट कलर्स होते हैं, हल्के हल्के सुंदर सुंदर रंग होते हैं, उनके कपड़े लोग पहनना पसंद करते हैं। गर्मी के मौसम में सारा दिन गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें हम लू भी कहते हैं। दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। रात की अपेक्षा दिन अधिक गर्म रहते हैं, क्योंकि सूरज की तपन जो रहती है उसके कारण कई बार आपने भी देखा होगा, आपको खेलने जाने से मना किया जाता है कि नहीं नहीं अभी बाहर बहुत गर्मी है, अभी खेलने मत जाओ। कहीं आपको किसी आवश्यक काम से भी जाना है तो आप अपने आप को पूरा कवर करके बाहर निकलते हो, क्योंकि जो धूप की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो आपकी त्वचा को भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो गर्मियों के मौसम में आप छाता या समर कोट का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इनमें आप जोड़ सकते हैं। ये पूरी तरह विचार और कल्पना के प्रश्न है, यानी कि पूरी तरह आप इसमें अपने विचारों को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कविता से। शीर्षक के अंतर्गत धरती का हृदय धुला, हृदय यानी मन, हार्ट जिसे हम कहते हैं। धरती का हृदय धुला और दादुर का कंठ खुला, इन दोनों जो वाक्य दिए हुए हैं उनका क्या आशय है। आशय का अर्थ होता है अर्थ। मैं हर बार अर्थ के साथ अर्थ भी बोलती हूँ, है ना। तो आशय का अर्थ अर्थ ही होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे धरती का हृदय धुला, यानी कि जो धरती है उससे कवि का क्या आशय है, इस वाक्य से कवि का आशय क्या है। तो हम लिखेंगे धरती का हृदय धुला से कवि का आशय यह है कि, यहाँ से हमारा उत्तर होता है शुरू, और यहाँ तक की पंक्ति लिखना आपको बहुत जरूरी है। बादलों के बरसने से जो प्यासी धरा है अब वो तृप्त हो गई है, यानी कि आप जैसे आप बहुत प्यासे हैं और आपको पानी मिल जाए तो पानी पीने के बाद आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है ना, तो ठीक वैसे ही जो धरती थी वो गर्मी तपन के कारण प्यासी हो चली थी। जैसे ही उस पर वर्षा की बूंदें आई, मेघ बरसे जब, तब क्या हुआ, उसकी धरती की प्यास बुझ गई और वो तृप्त हो गई, यानी उसकी जो प्यास थी वो अब बुझ गई है। धूल चंदन रूपी कीचड़ बन गई है, क्योंकि भूमि जो है वो जोतने योग्य बन गई है। जैसे वर्षा ऋतु आई, जैसे मेघ बरसे, तो जो जमीन थी, जो पृथ्वी थी, धरती थी, जो अब वो जोतने योग्य हो गई है, यानी अब वहां पर बीज बोया जा सकता है। दादुर का कंठ खुला से कवि का आशय है, तो मैंने अभी आपको बताया था दादुर यानी क्या होता है, मेंढक होता है। दादुर का अर्थ है मेंढक और कंठ का अर्थ है गला। तो दादुर का कंठ खुला यानी कि जैसे ही मेघों की गर्जना शुरू हुई, बिजली चमकने लगी, बारिश होने का आसार होने लगा कि बस अब बारिश होने ही वाली है, तो मेंढक भी जैसे ही वर्षा हुई और मेंढक प्रसन्नता के कारण टर टर करके, यानी जो मेंढक की आवाज होती है, जो मेंढक का साउंड होता है, टर टर करके वो उछल कूद करने लगा और बहुत अधिक प्रसन्न होने लगा। और उसकी प्रसन्नता को हमने क्या नाम दिया है कि वो गाने लगा। उसके लिए तो वो गाना ही गाना हुआ, जो हमारे लिए उसका टर्राना है वो उसके लिए एक गाना है। तो इस प्रकार हम दोनों जो हमारे वाक्यांश यहाँ पर दिए हुए हैं वो इनके अर्थ हमने यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट किए हैं। आगे बढ़ते हैं। जाने कब से तू तरस रहा, पंक्ति में तू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। यहाँ पर जाने कब से तू तरस रहा में तू शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तू शब्द पपीहा के लिए, पपीहा एक पक्षी होता है, तो पपीहा के लिए प्रयोग किया गया है, प्रयुक्त हुआ है। वह स्वाति नक्षत्र, जो नक्षत्र होते हैं उसमें एक नक्षत्र है स्वाति, तो स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए वो तरसता रहता है। तो यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग जो है वो पपीहे के लिए किया गया है। कवि ने कदम्ब के फूलों की तुलना कंदुक से क्यों की है। अब कंदुक का अर्थ जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि तत्सम शब्द है ये, एक संस्कृत का शब्द है ये। कंदुक का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, जो बहुत ज़्यादा जिससे आपका वास्ता होता है, कंदुक का अर्थ होता है गेंद। यानी आपको दिन भर में कोई ना कोई कंदुक का खेल तो आप खेलते ही होंगे, और बहुत सारे ऐसे खेल भी हैं जिसमें कंदुक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर याद रखें कि कंदुक का अर्थ गेंद से होता है। कवि ने कदम्ब के फूलों की तुलना कंदुक से क्यों की है? कंदुक का अर्थ होता है गेंद। आप सबसे पहले लिखेंगे उसका अर्थ। गेंद गोल होती है, गेंद का जो शेप होता है, जो आकार होता है वो गोल होता है। कदम्ब के फूलों की गोल आकृति, कदम्ब के जो भी फूल हैं वो भी गोल गोल है, तो कदम्ब के फूलों की गोल आकृति के कारण, यानी शेप वाइज एक से होने के कारण, गोल आकृति होने के कारण उनकी तुलना कंदुक से की गई है। कदम के फूलों को भी आप देखिएगा, वो बड़े गोल गोल होते हैं, सुंदर तो होते ही हैं, साथ में गोल गोल होते हैं। कविता से शीर्षक के अंतर्गत आप देखेंगे, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी ये पंक्तियां जो यहाँ पर दी हैं, ये इनका अर्थ क्या है, इनका आशय क्या है, और इनका जो मीनिंग है वो यहाँ पर आपको भाव आपको लिखना है। कवि कहता है कि, पंक्तियां क्या है? पंख बना हरिचंदन, हल्का है अभिनंदन। ये तुकांत शब्द भी हैं, हमने तुकांत शब्द भी पढ़ रखे हैं, चंदन, अभिनंदन तुकांत शब्द भी हैं। कवि कहता है कि बादल के बरसने से जो कीचड़ बन रहा है वह भी हरिचंदन के समान है। हरिचंदन यानी मस्तक पर लगाया जाने वाला पीला चंदन या केसर का के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इस समय कीचड़ में किसान फसल बोने की तैयारी कर रहे हैं। हल का अभिनंदन हो रहा है,
यानी हल का प्रयोग हो रहा है, उसकी पूजा करके अब उसका शुभारंभ किया जा रहा है। फसल बोने का समय आ चुका है। किसान उसे कांधे पर लिए खेतों की ओर निकल पड़े हैं। किसान अब अपने फसलों को बोने की तैयारी के साथ साथ खेतों की तरफ चल पड़े हैं। जैसे ही ये मौसम, हमारा जो ऋतु है वो हमारी बदली और किसान बड़े प्रसन्न हो गए हैं। बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। अब यहाँ पर आपको इस पंक्तियों में मुझे तू का अर्थ आपको नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी हमने तू का अर्थ पढ़ा कि वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो आगे देखते हैं। ये पंक्तियां पपीहे को इंगित करके लिखी गई हैं। इंगित करना यानी संकेत करने के लिए लिखी गई हैं। पपीहे की ओर संकेत किया गया है, इंगित किया गया है। कवि कहता है कि बादल का कोप नहीं रीता है, यानी बादल जो हैं अभी उन्होंने बरसना बंद नहीं किया है और वो लगातार बरस रहे हैं। बादल गुस्से में गरज रहे हैं और साथ ही साथ बरस रहे हैं। बहुत समय से वो बरस रहा है, लेकिन क्या हुआ, पपीहे की प्यास, जो हमारा पपीहा पक्षी है, उसकी प्यास अभी तक नहीं बुझ रही है। वह ललचाई आंखों से अभी भी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली उस बूंद की प्रतीक्षा में प्यासा है। जो पपीहा होता है वो स्वाति नक्षत्र की जो वर्षा होती है उसकी पहली बूंद का जलपान करता है, उसी से उसका जो प्यास होती है वो उसी से बुझती है। तो यहाँ पर बादल जो है वो लगातार बरस रहे हैं, लेकिन कौन प्यासा है उतनी बारिश के बाद भी? जो पपीहा है वो अभी भी प्यासा है। क्यों प्यासा है? क्योंकि वो स्वाति नक्षत्र में जो बारिश की बूंद गिरने वाली है उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, वो पहले उसी को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार इन जो पंक्तियां हैं, बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा, का अर्थ हमने यहाँ पर स्पष्ट कर लिया है। भाषा की बात, यानी कि इस पाठ से संबंधित कुछ व्याकरण का अभ्यास। निम्नांकित शब्दों के तुकांत शब्द, तुकांत शब्द, तो तुकांत मतलब कि जिनका तुक जो अंत होता है, मतलब वर्ड का अंत जो होता है वो एक जैसा होता है। कविता में से छांट कर लिखिए। खुला, हरिचंदन, दमक, रीता, बरस और झूले। तो सारे ही शब्द आपके सामने हैं और आप फटाफट इनको कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तुकांत यानी कि जिसका तुक का अंत एक जैसा हो, आखिरी जिसका अंतिम जो उच्चारण है वो एक जैसा हो, जिसे आप राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। खुला, धुला, हरिचंदन, अभिनंदन, दमक, चमक, रीता, बीता, बरस, तरस, झूले और भूले। तो ये सारे ही शब्द आपको बड़ी आसानी से इसी कविता में मिल जाएंगे, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। कविता की निम्नांकित पंक्तियों को पढ़िए। ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। इस शब्द में नाहक शब्द का प्रयोग किया गया है। नाहक शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द अरबी भाषा का शब्द है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हिंदी में बहुत सारे संस्कृत के शब्द हैं, अन्य भाषाओं के शब्द हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अरबी भाषा का ये शब्द है जिसमें ना उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि शब्द मूल शब्द क्या है? हक, उसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है? ना लगा हुआ है। तो ये शब्द बन गया नाहक। ना उपसर्ग रहित नहीं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जो ना है ये तो हर बात में हमें भी पता है कि ये नहीं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह के और भी शब्द हैं, जैसे ना समझ। अगर आप देखें, समझ शब्द में आप ना उपसर्ग लगा देंगे, समझ होता है मतलब कि कोई बात आपको समझ आ गई, लेकिन अगर मैं बोलूंगी कि उसमें ना उपसर्ग लगा दीजिए तो शब्द क्या बन जाएगा? ना समझ। आप तो ना समझ हैं, यानी कि वो बात आपको समझ में नहीं आई। तो उपसर्ग में जब कभी मूल शब्द के साथ जो उपसर्ग लगाया जाता है वो अर्थ परिवर्तन भी कर देते हैं। तो समझ के अर्थ से उपसर्ग लगाने के बाद ये इसका विलोम बन गया समझ और ना समझ। इसी तरीके के आप 4 शब्दों को ढूंढकर लिखिए जिसमें ना का प्रयोग किया हो मूल शब्द के साथ। ना उपसर्ग है, उसको आपको मूल शब्द के साथ जोड़ना है। दान एक शब्द होता है मूल शब्द, अगर आप उसमें ना उपसर्ग लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? नादान। राज में आप
ना उपसर्ग लगा देंगे तो वो बन जाएगा नाराज, यानी कि गुस्सा होना, खफा होना। फिर है पसंद। पसंद का मतलब तो आप जानते ही हैं, उसमें जब आप ना शब्द का प्रयोग कर देंगे तो वो बन जाएगी नापसंद। जैसे बच्चों को मैगी होती है पसंद और नापसंद होती हैं जाने क्या क्या चीज़ें। बच्चों को पसंद होता है मैगी, पास्ता, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब उनको पसंद होता है। तो इस प्रकार आप इन शब्दों को यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है लायक। लायक मतलब किसी काम को करने वाला। जब उसमें हमने ना शब्द लगा दिया तो वो बन गया नालायक, जिससे कोई काम नहीं होता, जो कुछ नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर 4 शब्दों का हमने निर्माण किया है, नादान, नाराज, नापसंद और नालायक। एक चीज़ ध्यान रखें, ना उपसर्ग जो है उसको लगाने के बाद भी जो मूल शब्द है वो हमेशा सार्थक शब्द होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना शब्द कहीं भी किसी भी शब्द में जोड़ देंगे। तो मूल शब्द मतलब ये जो बचा हुआ शब्द है इसका हमेशा कोई ना कोई सार्थक मीनिंग होना चाहिए। तो यहाँ हमने किया ये अभ्यास। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इतना अभ्यास आप करिए। इसके बाद देखते हैं हम अगले अभ्यास हमसे क्या कह रहे हैं। तो इस अभ्यास के साथ खत्म हुआ आपका ये पाठ। आपने इस पाठ में कवि परिचय देखा, भावार्थ देखे, प्रश्नोत्तर जाने और साथ ही साथ किया भाषा की बात, भाषा अभ्यास किया। तो इस पाठ को भी आपको हर बार की तरह मेरा सुझाव है कि इसको बार बार पढ़ें, कविता का बार बार वाचन करें, स्पष्टीकरण को बार बार देखें ताकि आपको हो जाए अच्छी तरह कंठस्थ, यानी कि एकदम अच्छे से याद। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ, जो कि है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और साथ ही साथ एनटीएससी और यूईटी स्पोकन इंग्लिश भी मैग्नेट ब्रेन आपको उपलब्ध कराता है। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से। बुक्स और ई बुक्स के लिए भी आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। गूगल फॉर्म को फिल करते ही जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे वो फॉर्म आ जाएगा हमारे पास, टीम आपसे संपर्क करेगी और जो भी ज़रूरी मटेरियल आप चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो लाभ उठाते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस का। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। कीजिए मेरा इंतज़ार, तब तक रहिए स्वस्थ। बाय बाय।